हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कभी कभी काम करते करते, खबरें पहुंचाते पहुंचाते ऐसी थकन सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि क्या दुनिया में इतना जुल्म हो और पूरी दुनिया खामोश रहे? ये कैसे मुमकिन है? क्या हम जो अब तक इंसानियत की बातें सुनते चले आए थे, किताबों में पढ़ते चले आए थे, क्या वो सिर्फ महज एक ड्रामा था, एक रस्म थी? अब गाजा में जो कुछ हो रहा है उसका उसके सामने तो ऐसा ही लगता है। और अभी एक ताजा खबर में मैंने पढ़ी कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के बागों के दरख्त उखाड़े जा रहे हैं बुलडोजरों से। यानी कोई निशान बाकी ना रह जाए। फिलिस्तीनियों को पानी पीने के लिए, खाने के लिए कोई भी सोर्स है, उसे खत्म कर दें। इतनी लंबी जंग, तकरीबन 22 महीने से ज्यादा जंग हो चुके, और अभी तक जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ नेतन्याहू गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं और बहुत से मुल्क उनकी मदद भी कर रहे हैं। अरब शेख बिल्कुल खामोशी से ऐसे देख रहे हैं कि उनके यहां अय्याशी में कोई कमी नहीं है। उनके चंद 100 किलोमीटर दूर, बल्कि सऊदी अरब का तो वो, अगर उसे बॉर्डर माना जाए, तो वो बॉर्डर भी मिलता है इसराइल से, कि जहां जुल्म हो रहे हैं। ये सब क्या कुछ है, इसे समझने के लिए मैं आज अपने खास मेहमान शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहा हूं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के लंबे अरसे तक प्रोफेसर रह चुके हैं, जाने माने राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, आरएसएस और मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म, इस किस्म के मौजूद पर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड आरएसएस, इस किस्म के मौजूद पर दर्जनों किताबें आपने लिखी हैं। मुल्क भर में लेक्चर देने जाते हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त जी, दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शमसुल इस्लाम जी, साहब, बहुत आपने धन्यवाद जी। आपने जी, दुनिया की तारीख बहुत पढ़ी है, बहुत से जंगों के हालात भी जरूर पढ़े होंगे, बहुत से कल्चरल, जिसे कहना चाहिए, हमले, वो भी आपने बहुत पढ़े होंगे। ये गाजा में जिस किस्म के हालात हैं, क्या कभी इस सतह का कोई कत्लेआम और इस सतह की खामोशी क्या तारीख में कभी आपने देखी है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं जितनी तारीख जानता हूँ, जो जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो तारीख लिखी गई है, हम्म। उसमें उसमें कभी नहीं इस तरह से तशद्दुद, वायलेंस और इतने नंगेपन से, इतने इतने नंगेपन से कभी नहीं किया गया। और ये तो सच बात है कि जो अभी मॉडर्न दुनिया है, जो उसके उसकी तारीख में तो हम नहीं जानते हैं कि इस तरह का कभी। और बहुत बहुत कत्लेआम है, इंसानों के बहुत बड़े बड़े कत्लेआम हैं। हमारा अपना देश उससे वाकिफ है। नेल्ली मैसेकर हो 1983-84 का, आसाम के अंदर, जब 10,000 से ज्यादा बंगाली मुसलमानों को उनको कत्ल किया था, उनकी बच्चियों को रेप किया था और बच्चों को किसी को नहीं छोड़ा गया था। 84 का कत्लेआम, मैं अपने देश की पहले बात कर रहा हूँ, हाँ, 84 का हाँ। हमारा कत्लेआम है। 1992 का बाबरी मस्जिद को ढाने से पहले और बाद में जो मुसलमानों का जो कत्लेआम है, उसके बाद जो गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद जो दलितों के जो जनसंहार होते हैं, कत्लेआम होते हैं, जिसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आती है, हम्म। जो बहुजनों के जो कत्ल की बड़े बड़े होते हैं, जिसमें सैकड़ों हमारे जो बहुजन साथी हैं, जिनको आप शूद्र कहते हैं, उनको मार दिया जाता है। और दुनिया में भी आप देखें, अफ्रीका में बड़े बड़े जनसंहार हुए हैं। अफ्रीका के अंदर, ये जो अपना साउथ ईस्ट एशिया, उसके अंदर बहुत हुए हैं, तमाम हुए हैं। और उसके बाद यूरोप के अंदर हुए हैं। यूरोप के अंदर आप देखिए कि यूगोस्लाविया के टूटने के बाद किस तरह से वहाँ मुसलमान जो थे, अल्बानियन और ये सब जो थे, उन पर किस तरह से जुल्म किया गया था। लेकिन ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये जो है, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और ये इसलिए ज्यादा जानना जरूरी है कि ये उस जगह पर किया जा रहा है जहां पर उस तरह के उनके ही मजहब के मानने वाले लोग, उनकी ही नस्ल के लोग, जिनको अरब कहा जाता है, वो इतनी हैसियत वाले हैं कि वो सारी दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं, सारी दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के खरीदार हैं।
यानी उनके पास ऐसा नहीं है कोई लाठी लेकर आरएसएस की तरह से लाठी लेकर घूमते रहते हैं। उनके पास दुनिया के सबसे भयानक हथियार हैं उनके पास फौज है, सेनाएं हैं, उनके पास इतने बड़े जो इंटेलिजेंस तंत्र हैं कि वो उनका विरोधी, उनके सऊदी अरब के परिवार से ही जुड़ा हुआ एक बंदे को वो किस तरह से अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद उसका कीमा बनाते हैं एक एम्बेसी के अंदर। इतनी और उसका कुछ नहीं होता। और वो जो बंदा है जो उसके लिए जिम्मेदार होता है, जो क्राउन प्रिंस होता है, वो बाद में शहनशाह भी बन जाता है, वो शाह सऊदी अरब भी हो गया है। तो ये जरा सा सच ये है कि दिल मजबूत करके देखिए, गाजा की लड़ाई को आज 1 साल 10 महीने 2 हफ्ते 4 दिन हो गए हैं जी। इसके अंदर जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद कम से कम 62,000 है, कम से कम 62,000 है, जो बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, क्योंकि लाशें बोलती नहीं है। लाशें, जो एक बम फटता है उसके अंदर 300 लोग मारे जाते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे 100 आदमी थे, तो वो 100 को आप मानते हैं, बाकी किसी को कोई गिनने में नहीं आता है। जो जख्मी हैं वो लगभग 2,50,000, 10,000 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा है। और उसके बाद ये आंकड़ा है इजरायली आर्म फोर्सेस का, जो गार्डियन अखबार ने, इंग्लैंड का जो अखबार है उसने दिया है, कि उनका ये कहना है कि 83% जो लोग मारे गए हैं वो फौजी नहीं थे। उनमें से 70% औरतें या बच्चे थे। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको माना है कि ऐसा हुआ है। 184 लीडिंग जर्नलिस्ट मारे गए हैं, मेडिकल स्टाफ, लीडिंग डॉक्टर जो दुनिया से काम करने गए हुए थे वहां, वो जो मारे गए हैं 1,581 लोग यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से मारे जा चुके हैं। और ये सब लगातार चल रहा है, ये रुक नहीं रहा है। और ये असल में जो मुसलमान शेखों के, जो ये ज़ायनिज़्म के दलाल हैं, अमेरिका के दलाल हैं, अय्याश हैं, इनका जो अगर आपने जानना है तो मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं सितंबर से 1970 को जॉर्डन में। असल में फिलिस्तीनियों के साथ जो सबसे पहले गद्दारी की थी वो शाह जॉर्डन ने की थी। बात यह है कि वेस्ट बैंक की तो फिलिस्तीन था, होमलैंड था फिलिस्तीन का। फिलिस्तीनियों की जो जगह थी वो तो था, और उसके लिए वहां सब जमा हुए थे, सारे इजराइल के जुल्म से बचकर ये सब करके वो लोग वहां पहुंचे थे। और उसमें सितंबर के अंदर कितने 50,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे, 60,000 मारे गए थे, 70,000 मारे गए थे, कोई आंकड़ा नहीं है, पर यह है कि वो 20,000 मारे गए थे। और उसको ये भी समझ लीजिए कि आज के पाकिस्तान को अगर आपने समझना है तो कुछ जिस तरह से अमेरिका की दलाली कर रहा है, ये जो पाकिस्तान का जो बाद में प्रेसिडेंट बना जनरल जिया, ये वहां ब्रिगेडियर के तौर पे जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग देने गया हुआ था। इसने खुद उस कत्लेआम में हिस्सा लिया। जिया ने कहा जाता है कि इससे ज्यादा किसी एक मिलिट्री अफसर ने इससे ज्यादा फिलिस्तीनियों को नहीं मारा जितना इसने जिन लोगों को मारा था। और उसके बाद वो आप जानते हैं कि वो ज़ायनिज़्म ने उसको प्रेसिडेंट बनवाया पाकिस्तान का। अब आप उसके बाद देखिए, चलो अरब्स जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उन्होंने तो वो करना ही था। उनके तो पूरी उनकी असल में जान जिस तोते में है, वो तोता ज़ायनिज़्म के पास है और अमेरिका के पास है। उनकी अय्याशी की दास्तानें, उनकी गुंडई की दास्तानें, वो सारे के सारे उस तोते में बंधे। और वो तोता किसके पास है? वो तोता इजराइल के पास है, वो तोता अमेरिका के पास है। लेकिन बाकी सारी दुनिया का जो सो कॉल्ड इस्लामी मालिक कहते हैं अपने आप को, वो क्या किया है? बांग्लादेश, इस्लाम के नाम पर आज वहां क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन फिलिस्तीन कहीं आता है उसके अंदर? पाकिस्तान का जो जनरल मुनीर है,
जो जिसके बाद हम लोग बहुत बात करते रहते हैं, वो कितनी बार मिल चुका है ट्रम्प से। ट्रम्प जो ये, और कभी हमको ये बताया गया कि उसने प्रोटेस्ट किया हो या ये किया हो कि जनाब ऐसा ऐसा तो मत करने दीजिए, फिलिस्तीनियों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। वो 3 बार मिल चुका है ट्रम्प को। और ट्रम्प जो ये कह रहा है कि फिलिस्तीन के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर जो भी हो, वेस्ट बैंक के अंदर कुछ भी हो, वो मेरा लेना देना नहीं है, वो इजराइल ने करना है, वो इजराइल उसको देखे। और अभी मैं अपने देश पर भी आऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र जिसमें गांधी हुए, जिसमें बुद्धा हुए, जिसमें महावीर हुए, उस सब की भी बात करूंगा। तो लेकिन मैं उस पर आगे जाने से पहले शमसुल इस्लाम साहब, आपने 2-3 चीजें अब तक बहुत ही अहम कही। एक तो ये कि जो इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान था, उसी का हुक्मरान बाकायदा जाता है और फिलिस्तीनियों का कत्ल करता है, और फिर भी उसको मुसलमान और इस्लाम और फिलिस्तीन से जोड़ करके लोग देखते रहे। मुझे याद आ रहा है, तकरीबन अब से 2 या 2.5 साल पहले की बात है, एक इजरायली हवाई जहाज इस्लामाबाद उतरा, कुछ घंटे वहां रहा। वो ये रिपोर्टिंग हुई थी बाकायदा, मैंने अपने चैनल पर भी बताया था। वो वहां से उड़ता और ये नहीं बताया जाता कौन आया था, क्या हुआ। और इस जंग के शुरू होने के बाद से कई बार पाकिस्तानी मीडिया से ये खबरें हमें मिल चुकी हैं कि वहां कोई भी फिलिस्तीन के हक में अगर कोई आवाज उठाए तो उस पर सख्ती की जाती है, उसे जेल भेजा जाता है। तो ये अब भी हो रहा है, जिसको, और वहां कई बार ऐसी खबरें भी आती रही कि शायद ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए पाकिस्तान पर बाकायदा दबाव बनाया जा रहा है, और उसमें हम बहुत आसानी से इजराइल और सऊदी अरब वाले लिंक से पाकिस्तान को जोड़ करके देख सकते हैं। एक चीज, आप अफगानिस्तान आइए, आप साउथ एशिया के मुसलमान देश आइए, लिप सर्विस भी नहीं है। जी। यानी जो रोज हो जा रहा है, अब उसके अंदर वो नॉर्मल हो गया। जैसे हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर थोड़े दिन में ये मुसलमानों के साथ भी जो होता है वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ जो है, जो बहुजन है, जो दलित जिनको कहते हैं, उनका कत्लेआम, उनकी बच्चियों का रेप, उनको मारना पीटना, उनसे उनके घर खाली करा लेना, वो तो नॉर्मल हो चुका है, उसकी न्यूज नहीं आती है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है अभी, उसकी न्यूज आती है, थोड़े दिन में ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो बात यह है कि ये जो किया गया है, इससे क्या एक बात जो साफ होती है, जो हमारे देश में हिंदू कट्टरवादी जो है, ये विश्व हिंदू परिषद और इसके आरएसएस के जो लोग हैं, कि ये मुसलमान इशू है। अरे ये तो मुसलमान इशू नहीं है, मुसलमान तो एक साथ नहीं है फिलिस्तीन के, वो तो अपने यानी अपने मैं अभी आपसे बात करने से पहले बिल्कुल ताजा एक वीडियो आई है सऊदी अरब से, मक्का के हरम, जिसे ग्रैंड मॉस्क कहा जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमान हज के लिए जाते हैं, उसके इमाम डॉक्टर सुदैस, उनके यहाँ घर में एक शादी की वीडियो आई है, जिसमें इतनी अय्याशी और डांस और वो सब होता हुआ है, और ऐसे वक्त में जबकि चंद किलोमीटर की दूरी पर पानी नहीं है पीने के लिए फिलिस्तीनी बच्चों को, उनकी हड्डियां निकल आई हैं, गोश्त नहीं रहा जिस्म पर, और भूख से मर रहे हैं। तो ये सूरत हाल बाकायदा वहां पर है। अच्छा, इसमें अभी एक चीज में, माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक के आपसे बात कर रहा हूं। ग्रेटर इजराइल की बात कही पिछले दिनों नेतन्याहू ने कि मेरा दिल तो वहीं अटका हुआ है, मेरी पसंद है कि ग्रेटर इजराइल बने, जिसमें कुछ हिस्सा जॉर्डन का, लेबनान का, सीरिया का, और वो जो नक्शा मुख्तलिफ तरीकों से आता है, उसमें सऊदी अरब का भी अच्छा खासा हिस्सा है। तो ये सब मैं लेना चाहता हूं। उसके बाद भी अभी 2 दिन पहले यमन के अल मसीरा टेलीविजन ने एक रिपोर्ट दी, वीडियो रिपोर्ट, जिसको हम अपने यहां दिखा चुके हैं। उसमें सबूतों के साथ यह बताया गया कि किस तरह से सऊदी अरब और तुर्की की बंदरगाहें इजराइल की खिदमत कर रही हैं। यानी ये अपने गले पर छुरी फिरती हुई नजर आए, और फिर भी वो उसी, जिसके हाथ में छुरी है उसी के साथ दे। क्या चीज है ये? मतलब ये समझ से बाहर है। ये असल में इस्लाम तो छोड़िए, इस्लाम से तो उनके क्या लेने देना, बल्कि सच्ची बात ये है, ये भी अगर इसका मेरा तंज और व्यंग अगर आप समझ पाएंगे, तो ये सारे मुसलमान ही कर रहे हैं मुसलमानों के साथ।
तो मैं तो ऊपर वाले भी के ऊपर वाला भी मतलब क्या हुआ है, कैसे कैसे ये सब बर्दाश्त हो रहा है। बात ये है कि ये जो है ये दलाल है, ये इसको एक 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 कंपेरेटर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, दल्ले। हाँ, है ना, ये दल्ले हैं। हाँ, ये दुनिया की जो कॉर्पोरेट्स हैं और जो हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं उनके दलाल हैं ये। उनकी राजगद्दी जो उस पर टिकी हुई है, उनकी राजगद्दी उन पर टिकी हुई है और वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जरा सा मतलब आपने एक मुझे और बात याद दिला दी जो मैं करना चाहता था। ये इंडियन एक्सप्रेस ने 19 जुलाई 2025 को एक एडिटोरियल लिखा, जरा समझिए। हालांकि इंडिया का मीडिया जिस तरह का कर रहा है, उन्होंने इस एडिटोरियल का नाम दिया वेयर ह्यूमैनिटी एंड्स इन पैलेस्टाइन, अ राइटर ऑफर्स हिज लाइब्रेरी इन एक्सचेंज फॉर फूड। फिलिस्तीन जहां इंसानियत का खात्मा हो चुका है, वहां एक लेखक जो है अपनी लाइब्रेरी खाने के लिए दे रहा है। और वो जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला किस्सा है, एक उमर अहमद है। उमर अहमद है, ये एक फार्मासिस्ट है, एक दवाई बनाने वाले हैं, एक टेलर है, एक लेखक है, और ये भागे नहीं है वहां से, और इनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और ये विटनेस है, ये वहां पे जो अकाल पड़ा हुआ है, जो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि ऐसा अकाल इतिहास में, लिखित इतिहास में कभी नहीं पड़ा है। उन्होंने क्या मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होगा और कैसे का होगा कि मेरी सारी किताबें ले लो और एक बोरा आटा दे दो। कितनी तकलीफ की बात होती है किसी राइटर के लिए, पढ़ने वाले के लिए, जो दुनिया को बहुत ही सेंसिटिव नजर से देखता है, वो अपनी किताबें देने के लिए तैयार है, खाने के लिए। एक वाकया जैसे आपने बताया ना, एक वाकया मुझे भी याद आ रहा है। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि मैं बात कर रहा था अंकारा में एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट से, जिसने ये बताया कि मैं गाजा में एक साहब से अक्सर बात करता हूं। अभी एक दिन पहले मैंने उस पर फोन पर बात करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि भाई आप मैं जरा बाद में आपसे बात करूं। तो उसने कहा क्यों भाई, क्या बात है, क्यों नहीं बात कर पा रहे? तो उसने कहा मैं 3 दिन से खाना नहीं खा सका हूं, मैं बात करने की हालत में नहीं हूं। यानी इस तरह की कहानियां वहां से आ रही हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली। जी, आप अपनी बात जारी रखें। जी, तो अच्छा, ये एक पहलू है। मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान जो फिलिस्तीन के साथ गद्दारी कर रहे, और फिलिस्तीनी आंदोलन जो था वो अपने आप को मुसलमान आंदोलन कहता भी नहीं था। वो तो ये था कि हम फिलिस्तीनी है। और वो जो धर्म और इस्लाम का जो एक मामला है, वो बड़ा एक लंबा मामला है जिसको हमको गहराई के अंदर समझना पड़ेगा। तो बात यह है कि ये तो एक सेकुलर मूवमेंट थी, इसके अंदर ईसाई, इसके अंदर मुसलमान, इसके अंदर यहूदी, फिलिस्तीनी, और इसके अंदर ईसाई बड़ी तादाद के अंदर थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीपुल्स फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन जो था, वो तो जॉर्ज हबाश ने एस्टेब्लिश किया था, ईसाइयों ने बनाया था, जो सबसे पहला लिबरेशन फ्रंट है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि इसकी कीमत, आप जो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे थे ना, अगर आप जो यहूदियत का, जो जायनिज्म का जो नैरेटिव है इतिहास के बारे में, सारी दुनिया पर उनका राज था। और सारी दुनिया पर राज उन्होंने किस तरह से हासिल किया था, यानी जो कथानक कहते हैं इसको हिंदी के अंदर, जो नैरेटिव है जायनिस्ट दुनिया के इतिहास का, उससे ज्यादा जुल्म किसी ने नहीं किया है। यानी अगर वो यहूदियों का इतिहास का उनका नरेशन सही है, तो उससे ज्यादा गुंडे, लफंगे, बलात्कारी, किलर, बूचर्स इतिहास ने कभी पैदा नहीं किए। हमारी यहाँ की महाभारत तो उसके सामने बहुत छोटी सी हो जाएगी। तो ये अगर उसी को ले आना चाहते हैं, लेकिन ये नेतन्याहू आज जो भी कर पा रहा है, हमारे यहाँ उसी तरह से हम यहाँ कहते हैं कि मोदी यहाँ जो भी कर पा रहा है, बात यह है कि ये सिविलाइजेशंस के इतिहास में ये जरा सा, ये नाखून के बराबर भी ये नहीं गिना जाएगा। ये दुनिया के अंदर कितने कितने बड़े बड़े हुए, कौन सिकंदर हुआ, कौन कौन हुआ, उनका कौन नाम जानता है? कोई नहीं जानता है ना। हिटलर कौन था, कहाँ रहता था, कौन उसको जानता है? हिटलर से लड़ने वालों के नाम लोगों को जरूर
कौन कौन शहीद हुए थे वो पता लगा था। तो ये हमारे देश के अंदर जो हो रहा है वो हमारे लिए मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक और बहुत बहुत ही बहुत ही खतरनाक बात है। मैं आपको 15 तारीख की बात बताता हूँ। हमारा 78वां आजादी का दिवस था, अगर मैं सही हूं तो। जी जी जी। इस देश के एक बहुत फिजिस्ट है, दुनिया के माने हुए फिजिस्ट, वो अगर अमेरिका जाकर बस जाते तो नोबेल प्राइज के भी वो होदार। अब भारत में रुके, वो प्रोफेसर वी के त्रिपाठी भारत के अंदर रुके, और वो फिलिस्तीन को लेके, हर तरह के जुल्म को लेके पर्चा बांटते घूमते। तो 15 तारीख को वो गांधी जी की समाधि पर वो सुबह से जाकर उन्होंने 10 बजे पहुंच गए, व्रत रखा फिलिस्तीन की हिमायत के अंदर, और उसके बाद शाम को जब उनका व्रत खत्म हुआ तो उन्होंने पर्चा बांटना शुरू किया फिलिस्तीन के लेकर कि कत्लेआम और भूख को बंद करो, गाजा के अंदर बंद करो। पुलिस वालों ने उनके साथ जो बदतमीजी की वो तो वीडियो हमको देखना चाहिए। उनकी बेटी राखी का बेटी का वीडियो देखना चाहिए। पुलिस वाले कितनी बदतमीजी से उनसे बात कर रहे हैं, मतलब वो शर्मनाक है किसी भी देश के लिए। यानी बिके हुए लोग, उसको एक 77 साल का आदमी, दुनिया का माना हुआ फिजिस्ट, मतलब उसके साथ आप किस तरह से बात कर रहे हैं पुलिस वाले। और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, चलो भाई ये तो पुलिस वाला है, इनको तो तमीजी बदतमीजी करने की दी जाती है ये सब। बंबई हाई कोर्ट के 2 जज एक फिलिस्तीन के हक में कत्लेआम के खिलाफ एक रैली करने के लिए सवाल कर रहे हैं कि तुमको कोई और इशू नहीं मिला है। हालांकि उनको शर्मिंदा होकर 3-4 दिन पहले वो देनी पड़ी परमिशन। यानी इतने नंगे उनके नंगे दिखने लगे वो। और उसके बाद आप जरा देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर महाभारत हो रहा है कुत्तों को लेकर। अच्छा है यार, करो, कुत्तों को करो, चूहों को लेकर करो, बिल्लियों को लेकर करो, सब कुछ करो। और आजकल जो दिन है उसमें आप जानते हैं ना कि मीट की सब दुकानें बंद करा दी जाती है। आप मीट देखना पसंद नहीं करते हैं, जानवरों का मीट देखना पसंद नहीं करते हैं। इंसानों का कत्लेआम पर आपको कोई चिंता नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये देश मर चुका और इसको हिंदू मुसलमान मसला बना दे। ये कई नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने ये तय किया है कि वे नुक्कड़ नाटक करते हैं, गाना गाते हैं। जहां भी ये इजरायली कंपनियां हैं यहाँ पर, जैसे खाने के कई अड्डे हैं, क्या क्या है उसमें सारा वो जाके वो करते हैं, मैकडोनल्ड, केएफसी वगैरह, केएफसी मैकडोनल्ड किस्म के जिसमें। जी जी जी। काजमी साहब नेहरू प्लेस में वो कर रहे थे तो उनके खिलाफ पुलिस तो आती है। आरएसएस के जुड़े हुए लोग, उन्होंने नारा लगाना शुरू किया, भारत माता की जय। ये नारा लगा रहे हैं कत्लेआम बंद करो, कह रहे हैं भारत माता की जय। यानी भारत माता को वो बीच में लेकर। और जब ये भारत माता का, मैं क्यों कह रहा हूं आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि भारत माता का और जय श्री राम, ये दोनों नारे बताइए लगा रहे। जैसे खुदा ना खास्ता भगवान राम होते तो इसको वो मंजूर करते। यानी कत्लेआम को जायज ठहराने दिया जा रहा है। भारत माता की जय और जय श्री राम। जी। आप बताइए कहां इस देश का जो मॉरल पतन है वो हिंदुत्ववादियों ने, इन क्रिमिनल्स ने कहां करवा दिया है। और उसके बाद आप जो है इस देश के अंदर जो लोगों के साथ हो रहा है उससे आपको कोई लेना। स्पेशल बेंच कुत्तों पर बिठाइए भाई, कुत्तों पर बिठाइए, लेकिन कोई स्पेशल बेंच जब बच्चियों को जलाकर मारा जा रहा है। आज हमारा जो सबसे बड़ा प्रांत है हिंदी भाषी, वो लगभग वो जो है दिल्ली के साथ दुनिया की रेप कैपिटल बन गए हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ ये करके पार्टी जो है उसको तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसका तो हीरो अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, उसकी वुमनाइजेशन के बारे में मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ें। तीसरा भाग जो है प्रहलाद मधो की जीवनी का, वो पढ़ें कि कैसे जंक्शन। मैं वाजपेयी जी के बारे में कहता हूं कि देखिए, कुछ जो डीप स्टेट जिसे कहा जाता है, या ये आरएसएस किस्म की जो जहनियत रखने वाले लोग हैं, वो ये तय करते हैं कि किस लीडर का प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। उमा भारती ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कहा था कि मुझे तो एक रोल दिया गया था, मैंने किया, यानी जो कुछ मैं बोल रही थी।
इसी तरह से सॉफ्ट इमेज बनाने का काम वाजपेयी जी का किया गया था। मैंने एक बार उनसे डायरेक्ट सवाल कर लिया कि ये सारे जो आपके अयोध्या आर्टिकल 370 वगैरह वगैरह सारे कंटेंशियस इश्यूज के बाद में आप तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, आप ये बता दीजिए मुसलमान आपको वोट क्यों करे? तो साहब उन्हें गुस्सा आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। तो इस किस्म का अंदर से काला आदमी जिसने ये सवाल किया, मुसलमानों के साथ तो करो। हाँ, आप हिंदुओं के साथ जो करते हैं, बल्लाज मधु की जो जीवनी का ऑटोबायोग्राफी का थर्ड पार्ट है कि जंक्शन का जो दफ्तर था शायद आजकल भी वहीं अशोका रोड पर, उसको उन्होंने अय्याशी के अड्डे में बदल दिया था। आप ये समझ रहे हैं? तो एक ऐसा देश जिसमें वो लोग राज कर रहे हैं जिनको 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 इंसानियत होने की या कल्चरल या मॉरल उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद करेंगे? और दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया के अंदर जो हो रहा है, आप बताइए, जो मुसलमान नहीं है वो फिलिस्तीन के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो पिछले 4-5 दिन के अंदर सारी दुनिया के अंदर जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, एक ईसाइयों का एक बहुत बड़ा चर्च है, उसने अपना सारा पैसा कंपनियों से बाहर ले लिया है। आपने पता नहीं वो न्यूज देखी है नहीं देखी है? जी 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 जी। अच्छा, मैं वापस आना चाहता हूँ इजराइल। अब भारत का जो रोल है इस जंग में, जो फिलिस्तीनियों का कत्लेआम है, भारत सरकार का जो रोल है, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि जिस तरह से ये हारेट्स अखबार का है, हारेट्स अखबार का है कि ये इजराइल की पूरी डिफेंस की प्रोडक्शन का काम तो इंडिया देख रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इजराइल एंड इंडिया इज एक्सपेंडिंग विद जॉइंट प्रोजेक्ट्स बाय लीडिंग कंपनीज इन बोथ मार्केट्स। दिस अलाउज इजराइल टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट, व्हिच हैज प्रूव्ड प्रॉब्लमेटिक ड्यूरिंग द सोर्स ऑफ आयरन वार। For India, it offers a much needed threshold in the Middle East. यानी अमेरिका को छोड़ दिया है उन्होंने। मोदी जी उनकी जो भी जरूरत है वो पूरी करा रहे हैं, और वो हथियार का जो डिजाइन वो बनाते हैं, ये देते हैं, और उसके बाद फिर भारत की जनता पर भी वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो इजराइल वहां फिलिस्तीनियों पर कर रहा है। हम जानते हैं कि किसानों पर पंजाब के बॉर्डर पर जो ड्रोन के हमले किए गए थे वो किस तरह से हुआ था। हम जानते हैं पैलेट गन कश्मीर में पैलेट गन्स को जो इजराइलियों पर वो 25 साल पहले यूज करते थे, वो हमने भी लोगों का गायब हो जाना, हजारों की तादाद में लोगों का गायब हो जाना। अच्छा, वो भारत ही नहीं करता है, बलूचिस्तान के अंदर जो हजारों गायब है वो इजराइल से पाकिस्तान ने भी सीखा है, लोगों को गायब करा देना। भाई आज कश्मीर, फिलिस्तीन और बलूचिस्तान 3 जगह हैं जहां हजारों लोग गायब हैं, हजारों नौजवान, बच्चियां, बूढ़े गायब हैं। उनको मार दिया गया है। उनके साथ क्या हुआ वो जिंदा है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद इजराइल देखिए कोई भी कीमत चुकाएगा, लेकिन कोई पागल हो जाता है ना, जैसे हिटलर था, जैसे मुसोलिनी थे, तो वो कोई समझ आने वाला उनको नहीं हो सकता है। कितना बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है बिजनेस का? 400 खरब डॉलर का नुकसान हो चुका है बिजनेस का। ये किसको? आप देखिए ना, किसका नुकसान? इजराइल को। हाँ। 400 खरब डॉलर। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जंग जो है, जंग वेस्ट होती है। आप जो एक 50 करोड़ रुपए का, मैं कह रहा हूं, आप 5 लाख रुपए का भी एक बम फेंकते हैं तो वो मिट्टी होती है, वो राख बन जाती है। 5 लाख रुपए चले गए होते हैं, 5 लाख रुपए में से 1 रुपया नहीं बचता है। बिल्कुल। हाँ, मुनाफा जो 5 लाख का, 1 लाख का माल 5 लाख में बेचा है, जो हथियार बना कंपनियों का, उनका रहता है। वो इजराइल को जिंदा रखना चाहते हैं। अब बात यह है, इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो नेतन्याहू को नहीं जाने देगा। अब अमेरिका भी हटाना चाहे ना, मोदी जी का भी एक ही काम है कि नेतन्याहू सत्ता में रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो अडानी अंबानी ने सारे हथियार बनाने की फैक्ट्रियां जो वहां पर सप्लाई कर रहे हैं, यानी भारत चाहता है कि गाजा में कत्लेआम जारी रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, ये हारिस कह रहा है जो बड़ा अखबार है बिल्कुल वहां का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इजराइल के एम्बेसडर ने नई दिल्ली में ये बात कही थी, जो बात आप हारिस की जो रिपोर्ट बता रहे हैं ना, यही जी बात जी, इजराइल के एम्बेसडर ने कही थी भारत में। जी ये बिल्कुल। कह रहे हैं कि अब उनको ट्रम्प की भी परवाह नहीं है, हाँ ट्रम्प भी चाहे तो नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका इनमें से कौन किसका बाप है पता नहीं, लेकिन बात यह है दोनों की, उसकी यहाँ हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स चलेगी, कोई इजराइल से लड़ाई जो है मुसलमानों की लड़ाई है, और मजे की बात यह कोई मुसलमान साथ नहीं है जी फिलिस्तीनियों के। जी जी है? जी। हमारे देश के अंदर कितने बड़े बड़े मुसलमान तंजीमें हैं, कितनी बड़ी बड़ी मुसलमान तंजीमें हैं, कभी आपने देखा कोई प्रदर्शन करते हुए? ये कल परसों जो दिल्ली में भी हुआ है, हाँ वो सिविल सोसाइटी के लोग, जी जी सिविल जी सोसाइटी। अच्छा, मैं वहां देख रहा था कई इस्लाम के ठेकेदार भी थे, जी। लेकिन उनमें से एक बंदे ने भी अगर सऊदी पर बात की हो, कतर पर बात की हो, इजिप्ट पर बात की हो। जी शमसुल इस्लाम साहब, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। जी अगर जी। आप मुख्तसर कंक्लूड करते हुए इस जंग को नतीजे के तौर पर, अगर मुख्तसर कुछ आप नतीजे के तौर पर अब तक के जो हालात हैं, वो अगर कुछ तबसरा कर सकें देखिए, आखिर ये में। एक एक्सेस है, हम्म एक एक्सेस है इजराइल अंडर नेतन्याहू, हम्म हालांकि उसके विरोध में भी बहुत वो रहा है, लेकिन अभी जो सत्ता पर कब्जा है, हम्म भारत उसके साथ है, और ये जो अरब शेख है ये साथ है। हम्म हम्म हम जो अमेरिका 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 करते हैं ना, अमेरिका अब सीन से बाहर है, वो रोल अपना अदा कर चुका, हम्म रोल अपना अदा कर चुका है। अब हम्म ये एक एक्सेस है, ये एक्सेस सऊदी सऊदी जो दलाल हैं ज़ायनिज्म के और कैपिटलिज्म के और हथियारों की कंपनियों के, और भारत का तो अब सारा इंडस्ट्री जो है वो इजराइल की जंग की कार्रवाइयों पर टिका हुआ है। तो ये है, और इसको दुनिया जितनी जल्दी समझेगी, तो मुझे लग रहा है कि फिलिस्तीनियों का कत्लेआम पर कुछ अंकुश लगेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है वैसे। बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया। कई इश्यूज पर बात हुई। अच्छा, भाई साहब, एक चीज रह गई है, जी जी। एक चीज रह गई सर। हाँ हाँ बताइए। यूएसए के ने अपने इंटेलिजेंस चीफ को निकाल दिया है, क्योंकि उसने ईरान पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। जी 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 जी। उसने कहा था सब खत्म हो गया। आपने पढ़ी ना परसों जी हाँ, न्यूज़? मैंने देखिए वहां तो 2-3 इस्तीफे हुए हैं, कल ही इस्तीफे नहीं बल्कि बाहर निकाला गया है। व्हाइट हाउस के एक स्पोक्स पर्सन को निकाला गया, और सीआईए के एक बड़े आदमी को निकाला गया। ये भी खबर कल मैंने दी थी लोगों को। ये देखिए, जब इस्तीफे होने लगे, अफसरों को निकाला जाने लगे, तो उससे साफ हार नजर आती है कि सब कुछ उनके हाथ से जा रहा है। अब उसे किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ से निकलता हुआ रेत जो है ना, जैसे निकलता चला जाता है, हालात तकरीबन उस तरह के हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सही बात, सच्ची बात, सही पर्सपेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूमात हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।